आज सबसे पहले हम उस राजनीतिक हथियार का विश्लेषण करेंगे जिसे हिंदी में महाभियोग कहते हैं। राजनीति के रिमोट कंट्रोल के बटन चाहे जितने भी जोर से दबाए जाएं, उनका असर न्यायपालिका पर नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका का सॉफ्टवेयर किसी भी दबाव से स्वतंत्र होना चाहिए और यही लोकतंत्र की आजादी की सबसे बड़ी निशानी होती है। लेकिन ये बात कुछ नेताओं को समझ में नहीं आ रही। आज कांग्रेस सहित 7 विपक्षी दलों के राज्यसभा सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा के चेयरमैन को सौंप दिया। इस पर 64 राज्यसभा सांसदों के साइन हैं, हस्ताक्षर हैं। और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि आज जो इस देश में हुआ है वो इस देश के स्वतंत्र भारत के 70 साल के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जज लोया के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर ही कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह कदम उठाया है, जो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं और महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को यह फैसला सुनाने की सजा दी जा रही है। विपक्ष ने महाअभियोग के इस प्रस्ताव के पीछे कुछ खास कारण बताए हैं। ये वो आरोप हैं जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर लगाए गए हैं। विपक्ष के 2 आरोप एक मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए हुए घूसकांड से जुड़े हुए हैं। आरोप है कि इस केस की जांच कर रही सीबीआई के पास इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस के खिलाफ पूरे सबूत थे, लेकिन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस आरोपी जज के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत नहीं दी। विपक्ष का यह भी आरोप है कि इस मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के केस में खुद जस्टिस दीपक मिश्रा भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। इसके अलावा जस्टिस दीपक मिश्रा पर यह आरोप भी है कि उन्होंने जमीन खरीदने के लिए एक फर्जी एफिडेविट दिया था। यह मामला 1985 का था। तब जस्टिस दीपक मिश्रा वकालत करते थे, तब वो जज नहीं बने थे। आरोपों के मुताबिक उन्होंने एक झूठे एफिडेविट के जरिए जमीन खरीदी। 1985 में इस जमीन का अलॉटमेंट रद्द भी कर दिया गया था, लेकिन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने यह जमीन 2012 में सरेंडर की, वो भी तब जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके थे। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि चीफ जस्टिस कथित तौर पर चुनिंदा जजों को मनमाने तरीके से केस आवंटित करते हैं, यानी पक्षपात करते हैं केस आवंटित करने के लिए। विपक्ष के इन आरोपों के साथ इन तस्वीरों को भी आज आप याद कीजिए। 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस पर पक्षपात के खुलेआम आरोप लगाए थे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, देश भर के सारे चैनलों ने इसको लाइव टेलीकास्ट किया था और इन आरोपों के बाद ही विपक्ष ने चीफ जस्टिस के खिलाफ यह अभियान चलाया था। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इस समय देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जस्टिस एक साथ आए, 4 जज एक साथ आए और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और आज जो हुआ है वो भी इस देश में पहली बार हुआ है जब देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह का नोटिस राज्यसभा में दिया गया है। इसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में जज लोया की मौत को सामान्य मौत बताया था। यह कल की सबसे बड़ी खबर थी। यह फैसला भी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने ही दिया था। इसीलिए विपक्ष की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कल ही जज लोया की मौत पर यह फैसला आया और आज विपक्ष ने राज्यसभा के चेयरमैन से मुलाकात करके चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया। ऐसा लगता है जैसे सारे नेता जज लोया के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। शायद इनके मन में यह था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके अनुकूल कोई फैसला सुनाया तब वो महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाएंगे, लेकिन अगर फैसला इनके खिलाफ गया तब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। और वही हुआ। जज लोया की मौत को असामान्य सिद्ध करने के लिए विपक्ष बहुत बेचैन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद विपक्ष का यह राजनीतिक दांव बेकार हो गया। इसलिए उसने तुरंत महाभियोग वाले प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इससे पहले कांग्रेस महाभियोग के प्रस्ताव पर अपने पत्ते खोल नहीं रही थी।
लेकिन आज वो खुलकर इस प्रस्ताव के समर्थन में आ गई। आज कांग्रेस के 45 राज्यसभा सांसदों ने इस प्रस्ताव पर अपने दस्तखत किए हैं। लेकिन यहां पर खास बात यह है कि जज लोया के मामले में विपक्ष की इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है? क्यों 4 सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात से परेशान थे कि जज लोया का केस दीपक मिश्रा ने अपनी बेंच में क्यों ले लिया, और क्यों विपक्ष के नेता इतने परेशान थे? हम आपको बताते हैं। इस मामले में विपक्ष की दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि इससे वो अमित शाह पर निशाना लगा रहे थे। इस केस के जरिए वो अमित शाह को एक बार फिर घेर सकते थे। आपको याद दिला दें कि जज लोया सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर के मामले की सुनवाई कर रहे थे, और सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर का ये वही मामला है जिसमें अमित शाह आरोपी थे, और बाद में वो इस मामले में तमाम आरोपों से बरी हो गए थे। ये कोई जनहित याचिका नहीं थी, असलियत में ये कांग्रेस हित याचिका थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जस्टिस दीपक मिश्रा ने रिजेक्ट कर दिया, और आज उसी की सजा जस्टिस दीपक मिश्रा को मिल रही है। हम आगे चलकर आपको और भी कई कनेक्शन बताएंगे कि विपक्ष को जस्टिस दीपक मिश्रा से और क्या क्या परेशानियां हैं। लेकिन एक और खास बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महाभियोग के इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस पूरे मामले में शामिल नहीं किया गया। मनमोहन सिंह के अलावा इस प्रस्ताव पर पी चिदम्बरम के हस्ताक्षर भी नहीं है। अब आपको यह समझाते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव होता क्या है और इसे लाने की प्रक्रिया क्या होती है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस को पद से हटाना एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है भारत के लोकतंत्र में। अगर किसी गंभीर आरोप की वजह से इन्हें हटाने की जरूरत पड़ जाए तो सिर्फ महाभियोग प्रस्ताव पास करवाकर ही इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में जजों के खिलाफ महाभियोग के बारे में विस्तार से बताया गया है, और आज हमने इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। इसलिए अब हम आपको ये बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इनकैपेसिटी यानी अक्षमता और मिसबिहेवियर यानी गलत व्यवहार के आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसे अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं। नियम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग या इम्पीचमेंट प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है, यानी दोनों हाउसेज में यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। लेकिन जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करवाना जरूरी होता है, जो बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी जज के खिलाफ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तो आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक न्यायविद होते हैं, जिन्हें लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति नॉमिनेट करते हैं। ये न्यायविद कोई भी हो सकता है, जैसे कोई जज हो सकता है, कोई वकील या कोई विद्वान भी हो सकता है। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये कमेटी उसे लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को सौंप देती है, जो उस रिपोर्ट को दूसरे सदन के साथ भी साझा करते हैं। महाभियोग प्रस्ताव चाहे किसी भी सदन में लाया गया हो, उसे पास दोनों सदनों में ही होना पड़ेगा। प्रस्ताव को पास करने के लिए वोटिंग के दौरान सभी सांसदों का 2/3 बहुमत हासिल करना जरूरी है। अगर संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इस जज को हटा सकते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि महाभियोग के जरिए किसी भी जज को हटाना कितना लंबा और मुश्किल काम है, और इसीलिए आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई भी जज महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा भारत के इतिहास के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। एक और नोट करने वाली बात यह है कि यह महाभियोग प्रस्ताव खास तौर पर राज्यसभा में लाया गया है, लोकसभा में नहीं लाया गया, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के पास सांसदों की पर्याप्त संख्या नहीं है। लोकसभा में अगर लाते तो 100 सांसदों की जरूरत पड़ती, राज्यसभा में 50 सांसदों की जरूरत है, और इसीलिए इसे राज्यसभा में लाया गया।
और अभी अभी हमने आपको पूरी प्रक्रिया समझाई है और इस प्रक्रिया के हिसाब से विपक्ष इस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास नहीं करवा पाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास इतने नंबर, इतने सांसद नहीं हैं कि वो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत हासिल कर पाए। और इसीलिए ये निश्चित है कि अगर ये मामला आगे बढ़ा भी तो भी ये प्रस्ताव गिर जाएगा और जस्टिस मिश्रा की इंपीचमेंट नहीं हो पाएगी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब यह संभव है ही नहीं, जब महाभियोग संभव ही नहीं है, तो फिर यह प्रस्ताव क्यों लाया गया? इसकी वजह यह है कि यह प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक दबाव डालने के लिए, राजनीति करने के लिए और जस्टिस दीपक मिश्रा पर दबाव बनाने के लिए लाया गया है। जुडिशरी पर दबाव डालने के लिए लाया गया है, जजों पर दबाव डालने के लिए लाया गया है और लोगों तक एक संदेश भेजने के लिए लाया गया है ताकि दुष्प्रचार किया जा सके और दीपक मिश्रा पर और दबाव डाला जा सके, ताकि अब आने वाले जो फैसले हैं बड़े बड़े केसेस के, उनको किसी तरीके से मैनेज किया जा सके। चिंता की बात है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी जिसकी स्वतंत्रता पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, अगर वो खतरे में आ जाए तो देश खतरे में आ जाएगा और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। हम कोई दिल से खुश नहीं है कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन क्या करें? संविधान प्रमुख है, कोई भी पद हो वो संविधान के अधीन है और हमें संविधान की रक्षा करनी है। We all understand who work here, who understand that this is part of a procedure. We should respect it. Ultimately, the judiciary must have the respect of everybody in this country. That's most important. तो खुद ही अपने पर भरोसा नहीं है तो किस पे भरोसा होगा? इनको जुडिशरी पे भरोसा इनका नहीं, सरकार पे भरोसा इनका नहीं, पार्लियामेंट पे भरोसा इनका नहीं, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा इनका नहीं। अब कल को जो है वो पता नहीं इनका भरोसा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे रहेगा कि नहीं रहेगा। न्यायपालिका को ही न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, इससे गंभीर और कोई आरोप नहीं हो सकता। इसलिए मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाना जरूरी है। न्याय प्रक्रिया की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर कर, अपेक्षाओं को ताक पर रखकर गरिमा के खिलाफ, न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इनके इस व्यवहार से पूरे देश के हर प्रकार के लोकतांत्रिक संस्थानों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, काफ़ी बेबुनियाद लगता है और जिस प्रकार से मूव किया है वो सारे आधार जो है वो निरस्त लगते हैं। सारा मामला है ये पॉलिटिकल है, कोई बुनियाद नहीं है। कल ही अभी जज डोया वाली पिटीशन डिसमिस हुई है और कानूनी तौर पे हुई है, और अगर उसमें सलमान खुर्शीद ने भी बल्कि बोला है कि अगर कोई प्रक्रिया तो कानूनी तौर पर हो सकती है, लेकिन किसी भी बात पर आंच उठाने की बात और उसके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन करना और वो भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को अंडरराइट करना बहुत गलत लगता है। यहाँ पर आपके लिए समझना भी बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। आपको इसके पीछे का असली खेल भी पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ही कर रहे हैं और उन्हें इसी वर्ष अक्टूबर में रिटायर भी होना है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को आशंका है कि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर होने से पहले अयोध्या विवाद पर कोई फैसला सुना सकते हैं और वो फैसला ऐसा हो सकता है जिससे अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो। अगर राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बना दी जाती है, तो जस्टिस दीपक मिश्रा किसी भी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की आंतरिक प्रक्रिया के मुताबिक आरोपी जज मामलों की कोई सुनवाई नहीं करता और सुनवाई से दूर रहते हैं। विपक्ष की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जस्टिस दीपक मिश्रा को राम मंदिर मामले की सुनवाई से दूर रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर जस्टिस दीपक मिश्रा ने अयोध्या विवाद पर कोई फैसला सुना दिया तो फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा सकती है। इसलिए दीपक मिश्रा पर पूरा दबाव डालना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो इस मामले से किसी भी तरीके से दूर रहें, वो इसकी सुनवाई ना कर पाए। ऐसी कोशिश कांग्रेस पहले भी कर चुकी है और आपको याद होगा पिछले वर्ष 6 दिसंबर को अयोध्या विवाद की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने
सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले में अगली सुनवाई 2019 के चुनावों के बाद ही की जाए। इसलिए विपक्ष ने महाभियोग का यह पूरा प्लान बनाया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और भी कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। आधार से आम नागरिक की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है या नहीं, इस केस की सुनवाई भी जस्टिस दीपक मिश्रा ही कर रहे हैं। इसके अलावा शबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश के अधिकार का केस और आईपीसी की धारा 377 यानी समलैंगिकता की परिभाषा में संशोधन का केस भी दीपक मिश्रा की बेंच ही सुन रही है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदू से शादी के बाद पारसी महिला का धर्म क्या होगा, ये याचिका भी जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के पास है। और इसके अलावा एक और बड़ा केस जज लोया का केस भी जस्टिस दीपक मिश्रा के पास ही था और उस पर वो कल ही अपना फैसला सुना चुके हैं। और कल फैसला सुनाने के बाद 24 घंटे के अंदर ही ये कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नया प्लान बनाया है उन पर हमला बोलने का। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सियासत के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान को कमजोर करना सही है? देश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े और क्रांतिकारी फैसले दिए हैं और ऐसे फैसलों के बाद लोगों के मुंह से अपने आप निकलता है कि शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है। आपने अक्सर ये सुना होगा, शुक्र है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। जनता के मन में आज भी ये भरोसा बनाने में कई दशक लग जाते हैं, लेकिन अब न्यायपालिका के इसी भरोसे को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब तक लोग न्यायपालिका पर तो विश्वास उंगलियां उठाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर इतनी उंगलियां कभी नहीं उठी और सुप्रीम कोर्ट पर आज भी देश की जनता विश्वास करती है, भरोसा करती है। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है उसे देखते हुए भविष्य में ऐसा होगा ये कहना मुश्किल है। आज भले ही कांग्रेस न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कर रही हो और ये कह रही हो कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन देश में इमरजेंसी का फैसला भी कांग्रेस की सरकार ने ही लिया था। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और इमरजेंसी के पीछे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला था और इसीलिए आज इमरजेंसी के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। क्या कनेक्शन है आज के फैसले का इमरजेंसी से, अभी हम आपको बताएंगे। इसलिए आज आपको उस ऐतिहासिक घटना के बारे में जरूर जानना ही चाहिए, तभी आपको वो कनेक्शन समझ में आएगा। अब आप याद कीजिए, वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती थी, लेकिन इंदिरा गांधी की इस जीत को उनके विपक्षी उम्मीदवार राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। राजनारायण संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। वो अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाल दिया था। लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो राजनारायण के होश उड़ गए। नतीजों के बाद राजनारायण शांत नहीं बैठे और वो अदालत चले गए। उन्होंने अपील की कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। इस मामले में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया और उनका चुनाव रद्द कर दिया। यह बहुत बड़ा फैसला था अदालत का। उस फैसले के अनुसार जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अगले 6 वर्षों तक इंदिरा गांधी को लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया, यानी इंदिरा गांधी की कुर्सी खतरे में पड़ गई। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गईं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। वही सुप्रीम कोर्ट जिसके मुख्य न्यायाधीश अब दीपक मिश्रा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता जारी रह सकती है, वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा भी ले सकती हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर राजनीतिक हमले तेज कर दिए। इसके बाद 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के वरिष्ठ राजनेता जयप्रकाश नारायण की विशाल रैली हुई और इसी रैली के बाद इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। इसे लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है और इसे आप भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी असहनशीलता कह सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि यह असहनशीलता एक ऐसे ही अदालती फैसले से शुरू हुई थी जो इंदिरा गांधी के राजनीतिक हितों के खिलाफ था, इंदिरा गांधी को सूट नहीं करता था। इस बात को
43 साल 43 ईयर्स बीत चुके हैं, लेकिन ये राजनीतिक मानसिकता आज भी जिंदा है और आज भी हमारे नेता अपने खिलाफ आने वाले अदालती फैसलों को सहन नहीं कर पाते, अपने खिलाफ आने वाले अदालती फैसलों के प्रति बहुत ही असहनशील रहते हैं। न्यायपालिका भारत के लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर न्यायपालिका ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ अपना काम करती है तो देश में कोई भी सरकार गलत फैसला नहीं ले सकती। लेकिन वर्ष 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराकर उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और राजनीतिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। संसद में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था। देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी भी इंदिरा गांधी के समर्थन से ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे थे। सिर्फ न्यायपालिका पर इंदिरा गांधी का अधिकार नहीं था, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र थी। उस दौर में कई फैसलों को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव चल रहा था। वर्ष 1967 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से इंदिरा गांधी की सरकार को बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर गोलकनाथ फैसले में यह कहा था कि संसद के पास संविधान के मौलिक अधिकारों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बेअसर करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार 5 नवंबर 1971 को संविधान में 24वें संशोधन का प्रस्ताव लाई। इसके माध्यम से संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का अधिकार मिल गया, चाहे इससे संविधान की मूल भावना ही बदल क्यों ना जाए। लेकिन वर्ष 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में बदलाव करने के असीमित अधिकार नहीं है। केशवानंद भारती केस में फैसला सुनाने के एक दिन बाद ही चीफ जस्टिस एस.एम. सीकरी रिटायर हो गए। परंपरा के मुताबिक इसके बाद सीनियरिटी में जस्टिस जे.एम. शेलत को चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 3 सीनियर जजों को नजरअंदाज करके 3 जजों की सीनियरिटी को नजरअंदाज करके जस्टिस ए.एन. रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इस फैसले के विरोध में तीनों सीनियर जजों ने इस्तीफा दे दिया था। कई विद्वानों ने बाद में यह कहा कि इंदिरा गांधी एक कमिटेड जुडिशरी चाहती थी। यहां कमिटेड जुडिशरी का मतलब है सरकार के फैसलों के प्रति निष्ठा रखने वाली न्यायपालिका। राजनीति के कुछ विद्वान लेखकों ने भी अपनी अपनी किताबों में इंदिरा गांधी की इस कमिटेड जुडिशरी पॉलिसी का जिक्र किया है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन पर लिखी गई एक किताब वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया के वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 303 में लिखा है कि इंदिरा गांधी की सरकार के प्रमुख सदस्यों द्वारा एक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया गया था कि हमें कमिटेड जजेस यानी प्रतिबद्ध न्यायाधीश चाहिए। कमिटेड जजेस का मतलब है ऐसे न्यायाधीश जो संविधान के प्रति नहीं बल्कि सरकार की नीतियों के प्रति निष्ठावान हो। राजनीति के एक और विद्वान डॉक्टर जनक राज जय ने अपनी किताब कमीशंस एंड ओमिशंस बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 129 पर लिखा है, इंदिरा गांधी ने जस्टिस ए.एन. रे को भारत का चीफ जस्टिस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को नजरअंदाज कर दिया। वास्तव में इंदिरा गांधी ने निष्पक्ष या गलत तरीके से संस्था को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आपातकाल के दौरान मुझे बहुत दबाव और डर के तहत काम करने वाले न्यायाधीशों को देखने का व्यक्तिगत अनुभव है। उनमें से ज्यादातर जज पुलिस वालों के निर्देशों पर काम कर रहे थे, जो वास्तव में देश को गुमराह करते थे। आपातकाल का दौर न्यायाधीशों के लिए बुरा समय था। ये सारी किताबें पेज नंबर सहित हमने आपको बता दी हैं। अगर आप चाहें तो इन किताबों को खरीद कर या जहां से भी आपको उपलब्ध हो जाएं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं और आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि उस समय क्या होता था। हमें लगता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसे इन ऐतिहासिक घटनाओं की कसौटी पर भी देखना चाहिए और आज इसीलिए हमने आपके सामने ये सारे उदाहरण पेश किए और इसीलिए आज हमने आपके सामने आपातकाल के बारे में बात की, क्योंकि जब तक आपको इतिहास के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप आज की घटनाओं को सही दृष्टि से नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे।